हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम पीआरएमओ ज्योमेट्री सीरीज़ का जो लेक्चर 5 है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम सिमिलैरिटी और उसके कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पास आती है बीपीटी, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका क्या कहना है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं एक बार ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो, लेट्स से ABC, इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, लेट्स से दिस इज पैरेलल टू दिस, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम का कहना है कि ये जो साइड्स हैं इनको ये लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। दैट मीन्स CD अपॉन DA विल बी इक्वल टू CE अपॉन EB। क्लियर है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक, अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल ही होगा, है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते थे कि CD बाई DA तो था ही, क्या AD बाई DA या AD बाई CD इक्वल नहीं होगा BE बाई CE के? सेम ही चीज़ तो है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है, ठीक है। और भी देख सकते हैं हम, अगर इसमें दोनों ही साइड हम 1 ऐड कर दें, AD बाई CD प्लस 1 और BE बाई CE प्लस 1, ठीक है, तो ऐसा करने से ये AD प्लस CD हो जाएगा। AD प्लस CD कितना होता है देख के बताना जरा, AC अपॉन CD, और दूसरी तरफ एलसीएम लेने पर वो BE प्लस CE दैट इज BC अपॉन CE। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं बीपीटी से, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी को हम बीपीटी से कह सकते हैं। और चाहे तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि CD अपॉन ये पूरा AC विल बी इक्वल टू CE अपॉन पूरा BC। ठीक है, तो ये सभी बीपीटी से प्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। बीपीटी तो हम समझ गए, बीपीटी का एक कन्वर्स भी होता है ना, बीपीटी का एक कन्वर्स भी होता है, वो भी समझ लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी के कन्वर्स का क्या कहना है भाई? बीपीटी का कहना क्या था? बीपीटी ने ये कहा था कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल बनाओगे और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और अगर उस लाइन ने बाकी दो साइड्स को किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे जब काटा होगा तो वो सेम रेशो में डिवाइड होते होंगे। और इस कन्वर्स में क्या कहना है कि अगर आपने कोई एक लाइन ड्रॉ करी रैंडमली और आपने देखा कि ये दो पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और बाय चांस अगर ये साइड सेम रेशो में डिवाइड हो गए, AD और DB का जो भी रेशो रहा वही AE और EC का रेशो रहा, ठीक है, वही अगर AE और EC का रेशो रहा, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली DE और BC पैरेलल होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। ये बीपीटी का कन्वर्स हमसे कहता है। ठीक है, और बीपीटी की हेल्प से हम एक चीज और समझ सकते हैं, दैट इज MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम कुछ भी नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का ये कहना है कि अगर आप कोई एक ट्राइंगल बनाते हो और एक ऐसी लाइन जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी हो, लेट्स से D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AC, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनी हो, ठीक है, ये
इनके ज्वाइन करने से, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन खींची हमने, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है अगर ऐसा करोगे तो DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है। और क्या मैं इसको कन्वर्स BPT से नहीं कह सकता था? क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशो देखो, इक्वल अपॉन इक्वल 1, इक्वल अपॉन इक्वल 1, दो साइड्स का रेशो सेम हो गया इस लाइन की वजह से, दैट मीन्स बाय कन्वर्स BPT ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। सही है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, मिड पॉइंट थ्योरम का एक चीज और है कि भाई ये जो आपने लाइन ज्वाइन की है ना, ये सामने वाली साइड के पैरेलल तो चलो हो गई, हाफ भी होगी, है ना, कि DE जो है वो BC के हाफ भी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का ये कहना होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक, अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। BPT की हेल्प से हम BPT का जो एप्लीकेशन है कि क्या क्या रूल्स और हम पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास BPT से रिलेटेड, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने पास, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना क्या है कि अगर आप कोई एक ट्राइंगल में किसी भी एक एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, लेट्स से ये एंगल A था, इसका बाइसेक्टर हमने खींच दिया इस तरीके से, तो ये सामने वाली साइड को कहीं जाकर मिला होगा D पर। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो वो सामने वाली साइड को जहां भी मिलेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जहां पर भी मिलेगा वहां से लेकर दोनों एंड तक का जो रेशो होगा, D से B और D से C का जो रेशो होगा वो उन दो साइड्स के रेशो के इक्वल होगा जिस एंगल को आपने बाइसेक्ट किया था उसको कंटेन कर रहे थे, है ना। कौन सी साइड इस एंगल को कंटेन कर रहे थे? AB और AC। तो अगर इस तरफ लिया है तो इधर वाली ही साइड ले लेंगे AB, और अगर इस तरफ लिया है तो इधर वाली ही साइड ले लेंगे AC, है ना। इसको बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं BPT से, कुछ भी नहीं है। BPT का क्या कहना था? BPT यही कह रही थी ना कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे इसमें आप देख रहे हो BD और DC का रेशो चाहिए, BD और DC का रेशो चाहिए, तो एक ऐसा ट्राइंगल होता जिसमें D ये वाली लाइन किसी के पैरेलल होती तो यहाँ से यहाँ तक का रेशो मिल जाता ना इजीली। तो कुछ नहीं करना है, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो इस तरीके से और इसको आगे बढ़ा दो, कुछ भी नाम रख दो इसका F, ठीक है। अब देखो इससे क्या कह सकता हूं मैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना BCF ट्राइंगल के अंदर मैं यूं कह सकता हूं क्या कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो बाय BPT BD by DC विल बी BD by DC विल बी AB by AF, है ना, AB by AF, हाँ है ना। पर मुझे AB by AF नहीं, मुझे AB by AC चाहिए था, सही, मुझे AB by AC चाहिए था। चलो तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों बाइसेक्टर है ये, तो ये एंगल अगर X हुआ तो ये भी X होगा, ठीक है, सही है। और अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा? तो ये X है तो ये भी X होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है? तो ये भी तो X होगा, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल AFC में देख सकते हो, AFC ट्राइंगल में हम लोग देख पाएंगे कि दो एंगल जो हैं इक्वल हैं, X और X, है ना, X और X एंगल इक्वल है। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट कौन है? AC, और इसके ऑपोजिट कौन है? AF। तो AC और AF इक्वल होंगे। तो अगर मैंने इस AF की जगह AC रख दिया तो मेरा काम हो जाएगा, दैट मीन्स BD, है ना, दैट मीन्स BD by DC विल बी इक्वल टू AB by AC, है ना। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना है, सही है। जिस तरीके से एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है अपनी, ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे थे, इस वजह से आया है। ऐसे ही हम एक्सटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करके इस चीज को समझ सकते थे, सेम ही काम है ना। इसका कहना ये है कि अगर मान लो अपने पास कोई एक ट्राइंगल है,
अगर मैं इसका कोई एक एक्सटीरियर एंगल बना दूं इस तरीके से, और ये इसका मान लो बाइसेक्टर ले लेता हूं इस तरीके से कुछ, तो ये जहां कहीं भी जाएगा इस साइड को मिलेगा जहां कहीं भी, लेट से डी, तो इस डी से जो भी वर्टेक्स थे उन दोनों तक का रेशो, डी से बी तक का रेशो और डी से सी तक का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, उस एंगल के जिन दो साइड पर ये एंगल बने हुए थे। ठीक है, दैट मीन्स अगर इधर वाला लिया है तो आपको इधर वाली साइड लेनी पड़ेगी ए बी, और फिर दूसरा जो है ए सी। क्लियर है? तो ये भी सेम ही है और इसको भी सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो वही बीपीडी की हेल्प से। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे तो जहाँ भी आपकी तीसरी साइड को मिलता है वहाँ से उस पॉइंट से दोनों साइड्स, दोनों वर्टेक्स तक के लेंथ का रेशो उन दोनों साइड्स के रेशो के इक्वल होगा जिस पर वो एंगल बना था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है कि गिवन दैट AD इज द मीडियन ऑन ट्राइंगल ऑन BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इस तरीके से कुछ कह रहा है कि एक ABC ट्राइंगल है जिसमें AD कोई मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। ठीक है भाई, E क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AE इज 1/3 ऑफ AD। E कोई पॉइंट है यहाँ कहीं, है ना, E कोई पॉइंट है और AE जो है वो कितना है, 1/3 है AD के। ठीक है, द लाइन CE इंटरसेक्ट AB एट F। जब CE बनाते हो तो AB को F पर मिलता है। चलो ठीक है, AB हो गया और AF की लेंथ है 1.2। AF की लेंथ कितनी है, 1.2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे AB की लेंथ निकालनी है। चलो AB की लेंथ तो हम निकाल लेंगे। आप यूँ समझो, अगर मुझे इसमें BPD थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, या मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ कर सकता था मैं। आप देखो ना, इस ट्राइंगल में देखो, इस साइड का मिड पॉइंट है कि नहीं, ये मीडियन है तो, है ना, इस साइड का मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है मुझे तो या तो यूं कर लो दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट हो, है ना। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी होता है एक, है ना। मिड पॉइंट का कन्वर्स भी कुछ इस तरीके से ही होता है जैसे बीपीडी का कन्वर्स था, कि अगर आप मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या है, हम एक बारी उसको भी देख लेते हैं फटाफट से ताकि हम उसका यूज कर सकें। यहाँ पर कन्वर्स मिड पॉइंट में क्या है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। इसका ऐसा कहना है कि भाई आप अगर कोई ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है, आप अगर कोई ट्राइंगल ले रहे हो और आपने एक साइड का तो मिड पॉइंट ले लिया, दूसरी साइड का आपको अता पता नहीं है, लेकिन आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो इस तरीके से, तो वो जहां भी जाकर मिलेगी ना वो भी मिड पॉइंट ही होगा। समझ गए, वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ये मिड पॉइंट का कन्वर्स है। ठीक है, तो चलो इसका यूज करते हैं उस क्वेश्चन पे। तो अब देखो ये मिड पॉइंट तो है, अगर मैं एक लाइन यहां से पैरेलल खींच दूं इसके इस तरीके से, इस लाइन के पैरेलल कुछ भी मान लो जी, तो यहां पर मैं इस छोटे ट्राइंगल में, आप देखो क्या नाम है इसका, FBC, है ना। FBC ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज कर सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्या कह रही है, देखो कि भाई ये मिड पॉइंट है ना, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल खींचा है, तो जी भी मिड पॉइंट होना ही चाहिए। सही बात है क्या, सही है। चलो ये हो गया। और देखो अब ये एक पैरेलल बनाने की वजह से मुझे देखो कितना फायदा हो गया कि ये जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ये ट्राइंगल आप देख पा रहे होगे, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है क्या, तो क्या मैं इस छोटे ट्राइंगल AGD में BPT लगा सकता हूँ, इन ट्राइंगल AGD BPT लगा सकता हूँ, आगे नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पर BPT यूज कर दी तो BPT से क्या होगा, भाई ये दो पैरेलल थे इसलिए BPT यूज कर रहा हूँ, FE पैरेलल टू GD है,
तो बीपीटी से ये हो जाएगा कि AE से DE का रेशो, AE से DE का जो रेशो होगा क्या वो AF से FG के रेशो के बराबर नहीं होगा? हाँ या ना? सही बात है क्या? बताओ, सही बात है? तो अब देखो समझो, आपको ये दिया हुआ है AE और AD के बारे में, है ना। हमें बोला गया था कि AE जो है वो 1/3 AD है। अगर AD को यहाँ भेजे तो AE अपॉन AD कितना हो रहा है? 1/3। पर मुझे AE अपॉन AD नहीं, मुझे AE अपॉन ED चाहिए। ठीक है, ऐसे समझो, अगर ये पार्ट 1 है, ये पूरा 3 है, तो बचा हुआ 2 नहीं होना चाहिए क्या? तो ऐसा कह सकते हैं कि AE अपॉन DE विल बी 1/2। हाँ है ना। और देखो AF को समझो, AF तो मुझे दिया ही गया था ना 1.2, तो क्या मैं FG नहीं निकाल सकता? तो FG विल बी 2 इंटू 1.2 दैट इज 2.4। FG 2.4 आ गया। अब आप बताओ, ये FG 2.4 है तो ये GB भी 2.4 होगा। मुझसे पूरा AB पूछा गया था, तो पूरा AB कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर दो, तो 2.4 प्लस 2.4 प्लस 1.2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया कि किस तरीके से इसको किया है हमने? BPT, MPT इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक, चलो और देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं सिमिलैरिटी पे, कि भाई सिमिलैरिटी क्या है ना, कि दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर कब कह सकता हूँ, है ना। देखो लेट्स से मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ABC और ये एक दूसरा ट्राइंगल है, मान लो PQR। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सिमिलर है ना, ये दोनों सिमिलर हैं, तो सबसे पहले तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो चीजें जिनका जो शेप है वो सेम हो, साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं किन्हीं दो ट्राइंगल को सिमिलर कह रहा हूं, इट मींस उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे। सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर इन दोनों को सिमिलर कहा है तो पहला वाला पहले के, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे के, थर्ड वाला थर्ड के, है ना, अगर ऐसा कह रहा हूं तो। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन सेम प्रोपोर्शन में होंगे, है ना। एक साइड का रेशो दूसरे साइड के कंपैरिजन में जितना होगा ऐसे ही बाकी भी चलेंगे, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। दैट मीन्स अगर मैं कह रहा हूं कि AB यानी पहला और इसका पहला, इन दोनों साइड्स का जो भी रेशियो रहेगा वही बाकी का भी रहेगा। दैट मीन्स BC और QR और AC और PR, यही इन साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए अगर मैं इनको सिमिलर कह रहा हूं तो। अब बात आती है कि मैं सिमिलर कब कह सकता हूं, दैट मीन्स क्या क्राइटेरिया है मेरे पास सिमिलर कहने के। तो अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कहना है तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर वो दोनों ट्राइंगल्स, है ना, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाएं तो मैं उन दोनों को सिमिलर कह सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रही बात? मुझे बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया हो गया मेरे लिए एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, पर मैं ये जानता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही है, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर मुझे दो एंगल भी मिल जाए ना, दो ट्राइंगल में दो एंगल भी मिल जाए तो भी मैं उन दोनों को सिमिलर कह दूंगा।
ठीक है, ये तो हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, तीनों के तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, तो भी मैं उनको सिमिलर कह दूंगा। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो ट्राइंगल जिनको मैं सिमिलर चेक करना चाह रहा हूँ उनके दो साइड्स का रेशो सेम हो, पर उनके बीच में जो एंगल आ रहा हूँ इंक्लूडेड एंगल वो अगर सेम आ जाए तो भी मैं उनको सिमिलर कह सकूंगा। तो ये अपने पास कुछ 4 क्राइटेरिया है कह लो, जिनसे मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह पाऊंगा। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो और क्या क्या होता है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स का रेशो था वो तो इक्वल था ही, हम जानते ही थे। तो ये कह रहा है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो पेरीमीटर का रेशो होगा ना वही उनके साइड्स के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, कि साइड्स का रेशो तो जो था सो था, तीनों साइड्स का रेशो जो भी था बराबर था। ठीक है, और वही सेम जितना आया था वो रेशो उतना ही उनके पेरीमीटर का रेशो भी आएगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो। ठीक है, सेम बात हम कह सकते हैं मीडियंस के लिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशो जितना भी रहा था वही उनके मीडियंस, दोनों मीडियंस जो बनाओगे उनके हिसाब से उनका रेशो भी सेम रहेगा। ठीक है, और वही सेम रेशो एंगल बाइसेक्टर्स का रहेगा और वही सेम रेशो ऑल्टीट्यूड्स का रहेगा अगर हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो। क्लियर है क्या बात? ये समझ में आ रही है बात? और देखो जरा, चलो तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि ये जो है हम सिमिलैरिटी जो है इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन का कहना है ABCD, तो एक रेक्टेंगल बना लो पहले। ये बना लेते हैं एक रेक्टेंगल ABCD। और क्या कह रहा है कि AB जो है वो 4 है, चलो AB को ले लेते हैं 4, और AD जो है वो है 2। ठीक है, P इज ऑन AB, P कोई AB पर है सच दैट AP अपॉन PB इज 2:1, P कोई है यहाँ पर सच दैट AP है ना अपॉन PB ये दिया हुआ है। और साथ ही क्या कह रहा था कि CE जो है वो DP पर परपेंडिकुलर है, तो DP ये बन गया है और CE इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, CE जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इतना कुछ हमसे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो AP और PB का रेशो दिया हुआ था, AP और PB का रेशो था 2:1 और पूरे AB की लेंथ कितनी थी? 4। पूरा AB कितना था? 4 था। सही है क्या? पूरा AB 4 था। तो क्या मैं यहाँ से AP और PB की लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, है ना। देखो 2 पार्ट और 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट हो गया। आपको 4 को 3 हिस्सों में बांटना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 पार्ट्स AP को देना है, 1 पार्ट इसको देना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया 4 को तो 4/3 हो गया। तो अगर AP को दोगे इसमें से 4/3 में से 2 पार्ट्स, तो 4/3 का 2 पार्ट्स हो गया, एक तरीके से यूँ कह लो 8/3, है ना। 4/3 तो एक पार्ट हुआ, 2 उसको देने हैं, तो 4/3 और 4/3 8/3 हो गया। ठीक है, और इसी तरह PB को एक ही पार्ट देना है तो उसको 4/3 ही मिलेगा। आप देख सकते हो इनका जो सम है वो 12/3 दैट इज 4 ही आएगा। चलो ये लेंथ तो मिल गई मुझे, है ना। ये लिख भी लेता हूँ मैं कि A से P जो है वो कितना है 8/3 और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 4/3। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो जो होना था हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे CE की लेंथ चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये सब 90 ही होंगे ना, होंगे कि नहीं? ठीक है, चलो। और रेक्टेंगल के बारे में मैं इतना तो जानता ही हूँ कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी होते हैं। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये ऑल्टरनेट नहीं बन रहा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। सही है, तो आप यूँ देखो जरा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और ऊपर जो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, क्या इन दोनों में एक एक 90 एक एक थीटा सेम नहीं है? दो एंगल सेम मिलना मतलब ट्राइंगल सिमिलर होना, कह सकते हैं क्या सीधा सीधा? तो कह देते हैं चलो कि ट्राइंगल APD
दिस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। हाँ, कोरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे भाई, 90 के कोरेस्पॉन्ड में 90 आना चाहिए, ए के कोरेस्पॉन्डिंग ई आना चाहिए। थीटा किसको लिया है, पी को, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग डी आना चाहिए। तो ई डी सी ये सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। चलो, अब मैंने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा, क्योंकि हमें लेंथ सी की चाहिए तो साइड ही तो है, साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, तो कर देते हैं। अब देखो, अगर ये साइड 4 है तो ये भी तो 4 है ना, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। चलो, तो सी डी पता है, ठीक है। और देखो, मुझे सी ई चाहिए, तो चलो मैंने अगर सी ई ले लिया, ठीक है, यहाँ से सी ई ले लूँ तो क्या आएगा, सी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, सी ई तो डी ए है ना, तो यहाँ से डी ए मिलेगा और यहाँ से सी ई मिलेगा, ये दो साइड का रेशो विल बी इक्वल टू। अब देखो, अब वो साइड्स लो जो आपको पता है, एक तो वो ली जो चाहिए और एक वो जो आपको पता है ना। तो चलो देखो, इस नीचे वाले ट्राइंगल में तो मुझे तीनों साइड पता है, ऊपर वाले ट्राइंगल में मुझे सी डी पता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैंने ले लिया सी डी, तो अगर मैंने यहाँ से सी डी लिया तो पी डी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इस ट्राइंगल में आओ जरा, पी डी को ढूंढो एक बार, पी डी ये है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड आपको पता है, पी डी नहीं पता, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो ये पाइथागोरस से निकालने की कोशिश करोगे तो पी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8/3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सही है क्या। तो ये हो गया 64/9 प्लस 4, तो अगर एलसीएम लो तो 9 और 64 प्लस 36 दैट इज 100/9। तो क्या मैं कह सकता हूँ पी डी इसका स्क्वायर रूट यानी 10/3 होगा, तो पुट कर देते हैं ए डी, भाई ए डी तो 2 है, सी ई हम लोग ढूंढ रहे हैं, पी डी कहाँ है, वो रहा 10/3 आएगा अपॉन सी डी कितना है 4। चलो ठीक है, तो अब देखो, ये सी को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 4 × 2 8, और इस 3 को यहाँ भेज दो, 10 को नीचे भेज दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10/3 होता ना यहाँ पर। तो ये 24/10 दैट इज सी विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट में रहा होगा। तो हमें सी ई ही निकालना था क्या, तो क्या हम इस तरीके से सी ई निकाल सकते थे सिमिलैरिटी का यूज करते हुए, है ना। तो आप समझ रहे हो सिमिलैरिटी को कैसे यूज में लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलैरिटी पे, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको 3 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर दिए, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम, है ना, सेम साइड के, ठीक है। 3 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर है, ये रहे, जिनकी साइड है ए। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल ए एफ ई और ए सी डी का सम 45 होगा। तो पहले मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, है ना, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर बन गया, चलो एक इधर बना देते हैं, कॉन्ग्रेंट ही रखना है, ठीक है। एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। रीजन क्या है, साइड्स के हिसाब से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ए बी ई जी, है ना, ए बी ई जी, ए बी ई जी, ठीक है भाई। अब अगला क्या है, जी ई एफ एच, जी ई एफ एच, ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्या। और अगला क्या है, एच एफ सी डी, एच एफ सी डी, तो इस तरीके से ही बनेंगे और सबकी साइड कितनी रहेगी, सेम, ए ए ए, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए होगा एंगल ए एफ ई, तो ए को एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा, कर देते हैं भाई, ए को एफ से मिला दिया, हो गया, ए एफ ई का काम बन जाएगा। अब दूसरा एंगल कौन सा चाहिए होगा, ए सी डी, तो ए को सी से मिलाना पड़ेगा, ए सी डी नहीं होगा, ए सी ई होना चाहिए, है ना, इसको सही कर देते हैं ना, ए सी ई होगा ये, ठीक है, ए सी ई, ठीक है, सही कर लो इसको, ए सी ई होगा। तो ये रहा ए सी ई, है ना, इसको सी से मिला दिया तो ए सी ई आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम जो है वो
45 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो देखो जरा। अब एक बात समझना, अगर मैं ये सब स्क्वायर हैं सारे के सारे, और अगर इस स्क्वायर के डायगोनल को बनाऊं, तो क्या इसका जो डायगोनल होता है वो सभी एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा ना, इन एंगल्स को? तो क्या ये एंगल 45 नहीं होगा? सही है क्या? बिल्कुल होगा, हाँ है ना? ठीक है, आपको ये दोनों एंगल की बात करनी है, तो अगर चलो मान लेते हैं ये एंगल x है, ये एंगल y है, इन दोनों का सम ही 45 दिखाना है। ठीक है, सही है, ये बात तो चलो मैं समझ गया हूँ। अच्छा, इसको ऐसे समझो एक बार, अगर मैं इसको इस नज़रिए से देखने की कोशिश करूँ, तो क्या ये जो ट्राइंगल है, ये जो इसको मैंने शेड किया अभी, इस ट्राइंगल के लिए ये 45 एक एक्सटीरियर एंगल है क्या? है ना, एक एक्सटीरियर एंगल है क्या? ठीक है भाई, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये y और यहाँ पर जो भी एंगल आने वाला है ना, उसी के इक्वल होगा ये, है ना? ये जो भी एंगल होगा इसके और इसके सम के इक्वल होगा, और मुझे प्रूव x और y का सम करना है। सही है क्या? मुझे प्रूव x और y का सम करना है। तो अगर ये वाला एंगल x दिखा दें तो इन दोनों का सम 45 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सही है, तो अब इसको x कैसे दिखा सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा भाई, है ना? तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, तो आप एक चीज देखो जरा, ये जो ग्रीन शेड मैंने किया है और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों में ये एंगल सेम नहीं है क्या? 135 डिग्री, ये एंगल सेम है क्या इन दोनों में ही? बिल्कुल है ना? तो चलो दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो सेम मिल गया, और बाकी चीजें मैं ढूंढता हूँ, है ना? चलो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, ये जो छोटा वाला है और ये जो पूरा बड़ा वाला है। रीजन बीइंग, अगर मैंने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं, तो उससे मैं ये कह पाऊंगा कि ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना? अगर सिमिलर कर दिया तो चलो कोशिश करते हैं। तो मैंने लिया इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल AEF को उठाया एक बार छोटे वाले को, और दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं बड़ा AEC, है ना? अब इनमें कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक तो एंगल E जो है वो दोनों में ही सेम है, ठीक है, एंगल E जो है वो दोनों में ही सेम है, दैट इज 135। चलो एक चीज हो गई। दूसरी चीज साइड्स की बात करते हैं, क्योंकि बाकी तो मुझे एंगल ही प्रूव करना है ना? अगर दूसरा एंगल ही इक्वल हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। तो एंगल तो मैं जानता नहीं हूं, मैं साइड्स की बात करता हूं, है ना? चलो एक बात बताओ, ये साइड A है तो ये भी A होगा, है ना? तो क्या पाइथागोरस से AE की वैल्यू आ जाएगी? AE जो है पाइथागोरस से √2 टाइम्स साइड आएगा, ये भी ठीक है, चलो इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप, तो मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरा एंगल मिल नहीं रहा है ना? तो मैं एक एंगल मिल चुका है, तो अगर साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो काम बन सकता है। तो ठीक है, साइड एंगल साइड लगाने की कोशिश करता हूं। तो AE का जो रेशो है, अगर मैं छोटे ट्राइंगल में देखूं तो AE और बड़े ट्राइंगल में ये पूरा ले लूं, क्या नाम है इसका, CE, है ना? तो ये रेशो कितना आएगा एक बार ही बताना। ये AE √2a आया था और वो पूरा 2a आया था, तो ये A कट गया, ये 1/√2 आ रहा है। चलो ठीक है, एक एक साइड मिल गई मुझे, इस छोटे वाले ट्राइंगल का AE और बड़े वाले ट्राइंगल का EC। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है, कि छोटे वाले का EC और बड़े वाले का AE ले रहा हूं। सही है, छोटे वाले का EF और बड़े वाले का AE, ये भी तो कर सकता था। छोटे ट्राइंगल का EF कितना था, A, और बड़े ट्राइंगल का AE कितना था, √2a। तो क्या इनका रेशो भी सेम नहीं है? हाँ या ना? तो मैंने देखा दो साइड्स का रेशो सेम, उनके बीच का एंगल सेम, तो यानी कि ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल AEC will be similar to triangle
AEC जो है ना वो सिमिलर है, किसके सिमिलर होगा अब ये बताना पड़ेगा अपने को, है ना। देखो E के कॉरेस्पॉन्डिंग तो E को ही आना है, साइड्स का रेशो हम एडजस्ट करेंगे, है ना। AE के साथ मैंने किसका रेशो लिया है, CE का, AE के साथ मैंने लिया है CE का। तो अगर मैं छोटे ट्राइंगल को यहाँ बड़ा लिख चुका हूं ना AEC, ठीक है, अब छोटा लिख रहा हूं तो AE और CE, है ना, ठीक है। तो यहाँ CE लिखा हुआ है तो मुझे AE लिखना पड़ेगा, और बचा F तो FEA हो जाएगा, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब अगर ये है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दैट्स वाई ये इसका एंगल C जो है इसके एंगल A के इक्वल होगा, हाँ है ना, इसके एंगल A के इक्वल होगा, ये X था तो ये भी X हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से X प्लस वाई जो है वो 45 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गई क्या बात, कि हम सिमिलैरिटी को इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो जरा आगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि एक ट्राइंगल है ABC, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है ABC, इसका क्या कहना है कि इसका जो एंगल A है वो एंगल B का डबल है, ठीक है भाई, बना लेते हैं। एंगल A जो है वो B का डबल है, मतलब अगर मैं इसको X कहूँ तो एंगल A जो है वो डबल है, यानी कि 2x है, ठीक है भाई। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, चलो ठीक है। अच्छा मैं ऐसा देख पा रहा हूँ इसको कि इस ट्राइंगल में एक एंगल डबल है दूसरे का, तो अगर इसको इसके बराबर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके बराबर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींच सकता था, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया मैंने। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि ये भी x बन जाए ये भी x बन जाए, सही है क्या, कोई दिक्कत है। चलो ये तो हो गया अपना, बाइसेक्टर बना लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो इसका, D रख दो। अच्छा आप ये बताओ, आपने जब बाइसेक्टर बनाया तो एंगल बाइसेक्टर देखते ही मुझे एक प्रॉपर्टी याद आई जो मैंने शुरू में ही पढ़ ली थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसने क्या कहा था मुझे, उसने मुझे कहा था कि भाई AD जो बाइसेक्टर बना रहे हो एंगल का, वो जहां भी मिलेगा वहां तक से बाकी दोनों का रेशो यानी BD और DC का रेशो इट विल बी इक्वल टू AB बाय AC, है ना, यही तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना था। चलो ये बात हो गई। और देखो आप, अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को देखूं तो ये दो एंगल इक्वल है, अगर ये दो एंगल XX हैं तो इन दोनों का सम 2x जो कि इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक भी मैंने देख लिया। और देखो आप इस छोटे इधर जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, है ना, इधर जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ना, ये वाला, इस ट्राइंगल में आप देखो ना एक एंगल कितना है, ये x है, ये 2x है, और पूरे बड़े को देखो एक x है और एक पूरा 2x है। तो क्या मैं इधर जो छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC को मैं सिमिलर कर सकता हूं पूरे बड़े के, बस कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों का ध्यान रखूंगा। भाई x एंगल A था और इधर x कौन था, B था, इधर 2x कौन था, D था, और इधर A था, तो BAC हो जाएगा, सही है क्या, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। और अगर ये दो सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा, दैट मीन्स AD बाय AB and that will be DC by AC and this will be AC by BC। सही है क्या, सही है। मुझे अगर मैं देखूं तो मुझे AC स्क्वायर चाहिए होगा, तो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो ये AC इंटू AC स्क्वायर होगा और ये BC इंटू DC होगा। चलो ये तो ठीक है, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, है ना, ठीक है। AC स्क्वायर को BC इंटू DC लिख सकता हूं चाहूं तो, और क्या कर सकता हूं, AC इंटू BD
ABDC को लिख सकता था। अच्छा एक काम और करते हैं, चलो मुझे जिसको प्रूव करना था उसका मैं लेफ्ट साइड उठाता हूँ एक बार, है ना। मैंने इसका लेफ्ट साइड उठाया कि AC² जो है वो AC² प्लस AB इंटू AC था, ठीक है क्या। इसको BC² के इक्वल प्रूव करना है। और मैंने देखा कि मैं BC तो ले आऊँगा थोड़ी देर में, अभी आप देखो अगर मैं इसमें से AC² कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ 1 और यहाँ AB/AC बचेगा। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि AB/AC की वैल्यू थी मेरे पास BD और DC की टर्म्स में, है ना। तो रख दो BD/DC, ठीक है। अब मैं इसमें LCM ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं जब LCM लूँगा तो ये तो AC² है ही, AC² की वैल्यू BC इंटू DC डाल दूँ, BC इंटू DC, और ये LCM लोगे तो ये DC आएगा, DC प्लस BD, DC प्लस BD, DC प्लस BD BC बन जाएगा। तो ये DC से DC कट गया, BC इंटू BC, BC²। समझ में आई क्या बात। इस तरीके से भी आप सिमिलैरिटी को यूज कर सकते थे। समझ गए, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। आगे अपने पास सिमिलैरिटी का एक और प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके जो साइड्स का रेशो रहेगा, या यूं कह लो उनके जो एरिया का रेशो रहेगा। लेट्स से ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इसकी एक साइड A है, इसकी एक साइड B है, इस तरीके से बाकी भी होंगी, ठीक है। और मान लो इसका एरिया X है, इसका एरिया Y है ना, पूरा एरिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन दोनों के एरिया का जो रेशो होगा वो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो मीडियंस के रेशो के बराबर होता है, ऑल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर होता है ना, एंगल बाइसेक्टर के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया का रेशो मीडियंस के रेशो को भी ले सकते थे, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें भी हम यूज़ कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि एक पॉइंट है P दैट इज चूजन इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल बनाना है हमें ABC जिसके अंदर एक पॉइंट होगा P, सच दैट व्हेन लाइंस आर ड्रॉन थ्रू पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC द रिजल्टिंग स्मॉलर ट्राइंगल्स है ना। इस तरीके से कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है कोई ABC और एक कोई पॉइंट है अंदर P, और इस P से हमने क्या किया, तीनों साइड्स के पैरेलल एक एक लाइन खींच दी, है ना। इस तरीके से तीनों साइड्स के पैरेलल एक एक लाइन खींच दी, ऐसे करके कर सकते थे क्या, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, है ना। इस तरीके से हमने लाइन खींच दी, क्लियर है। तो अब वो क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग स्मॉलर ट्राइंगल्स, इनकी वजह से जो छोटे ट्राइंगल्स बने ये देख पा रहे हो आप, है ना। इनका जो एरियाज का एरियाज जो है वो 4, 9 और 49 है, ये इनके एरिया हैं, है ना। क्या है, इनके एरिया हैं। इसका एरिया मान लो 4 है, इसका एरिया मान लो 9 है, इसका एरिया मान लो 49 है। ये सब हमें दिया जा रहा है। अब मुझे किसका एरिया पूछा जा रहा है, ट्राइंगल ABC का एरिया, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए। अब देखो एरियाज दिए हुए हैं, बड़े का एरिया पूछ रहा है ना। एरिया से रिलेटेड अभी भी एक प्रॉपर्टी पड़ी है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनके एरिया का रेशो का यूज़ किया जा सकता है, तो वो मैं करूँगा, पर उससे पहले सिमिलर भी करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, कुछ लेट करते हैं। ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, इनकी कुछ साइड्स मान लो, लेट से दिस इज X, दिस इज Y और ये छोटा वाला Z। इन तीनों साइड्स का जो इन तीनों ट्राइंगल्स के साइड्स को मैंने ऐसा ऐसा लेट कर लिया। अच्छा आप एक बात बताओ, इधर अगर आप छोटा हिस्सा देखो तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं था, क्या ये इसके पैरेलल नहीं था, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन रहा, ये बन रहा है क्या एक पैरेललोग्राम, ये वाला पोर्शन। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए,
इसी तरह ये भी पैरेललोग्राम है तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, हाँ है ना, ठीक है, ये भी इक्वल होना चाहिए। सही बात है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं, इस एंगल को ए मान लूं, तो क्या ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी ए नहीं होगा? होगा क्या? है ना, ये एंगल भी ए होगा। अच्छा ये एंगल भी तो ए होगा क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ठीक है भाई। और देखो ये भी तो ए होगा फिर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, चलो ठीक है। और अगर मैं इस एंगल को बी मान लूं, इस एंगल को बी मान लूं, तो क्या ये बी नहीं होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये भी होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये भी होना चाहिए। अच्छा अब आपने क्या नोटिस किया कि भाई इस छोटे ट्राइंगल में ये दो एंगल ए बी है, इस छोटे ट्राइंगल में ये दो एंगल ए बी है, इस छोटे ट्राइंगल में ये दो एंगल ए बी है, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में ये दो एंगल ए बी है। तो यहाँ जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं इन चारों में दो दो एंगल सेम है क्या? दो दो एंगल सेम है क्या? तो जब दो दो एंगल सेम है तो मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा सकता हूँ क्या? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये चारों छोटे ट्राइंगल, ये तीनों छोटे और ये पूरा बड़ा, ये चारों के चारों आपस में सिमिलर है, सही है। तो अगर मैं इन सभी का रेशो, एरिया का रेशो लूँ क्योंकि ये सिमिलर है, तो इनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, सही है। चलो ट्राई करते हैं फिर, है ना। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे ABC, और मैं उसी के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। तो लेट से ABC का एरिया कुछ भी मान लो, कैपिटल ए, मैंने ऐसा मान लिया, ABC का एरिया कैपिटल ए मान लिया मैंने। अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं हम कि इस जो ट्राइंगल है छोटा वाला, है ना, इसका जो साइड है x है और पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड x + y + z है। इनके साइड्स का रेशो का स्क्वायर जो है इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। इसका एरिया 4 और पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया जो कि मैं ढूंढ भी रहा हूँ उसको मैंने a लेट किया हुआ है, a। तो अगर मैं ऐसे स्क्वायर रूट ले लूँ तो x + y + z कितना आ जाएगा? 2/√a, हाँ या ना, ठीक है भाई। सिमिलरली मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ भी ले सकता था और इसकी साइड है y, तो y अपॉन पूरा बड़ा ट्राइंगल यानी x + y + z, x + y + z अपॉन में क्या ले लूंगा? इसके जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर का रेशो इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा, तो स्क्वायर रूट साथ ही भेज देता हूँ। तो क्या बन जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 और उसका a का स्क्वायर रूट है, ठीक है। सिमिलरली इसको पूरे बड़े के साथ कंपेयर करूँ तो z अपॉन x + y + z आएगा, जिसको मैं इसका एरिया 49 का स्क्वायर रूट भी लूंगा साथ में क्योंकि स्क्वायर होगा यहाँ, तो 7 और रूट है। आप देख रहे हो इन तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, इन तीनों को ऐड किया जा सकता है इजीली। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो इधर भी x + y + z न्यूमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर भी x + y + z बन जाएगा, हाँ या ना, देखो जरा बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। और इधर 2 3 5 और 7 12 अपॉन रूट ए बन रहा है, पर ये तो सेम है, कट गया, तो यानी रूट ए विल बी 12, तो a विल बी 12 का स्क्वायर दैट इज 144 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर जिस भी यूनिट में होगा उस हिसाब से बन जाएगा, है ना। क्या कोई दिक्कत है? और a ही ABC का एरिया था ना, तो मैं इस तरीके से ABC का एरिया निकाल सकता था। तो ये जो है हमने सिमिलैरिटी, BPT और सिमिलैरिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को समझा, उन पर कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।